Hey everybody, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about island biogeography. आई होप कि ये वाला टॉपिक आपको ढंग से समझ आ जाए इसके बाद, क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके नेट के एग्ज़ाम में आते हैं. ठीक है, तो आइलैंड बायोजियोग्राफी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. अगर आपको नहीं पता बायोजियोग्राफी क्या होता है तो मैं आपको एक बार ब्रीफली बता देती हूँ. बायोजियोग्राफी मेनली होती है स्टडी जिसके अंदर हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं. अब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि हम जो भी स्पीशीज हैं वो किस हैबिटेट में रहती हैं, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, उनके बारे में हम बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं. तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे. एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी किस चीज़ का, ऑफ स्पीशीज, और उनका जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है वो वैसा क्यों है, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं बायोजियोग्राफी में. ठीक है, अब आइलैंड बायोजियोग्राफी में आइलैंड टर्म जो है इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि जो भी आइलैंड्स हम देखते हैं ओशियनिक आइलैंड्स, मतलब जो ओशियन के बीच में जो आइलैंड्स होते हैं उनकी ही बात नहीं कर रहा है. यहाँ जो ऑथर है वो और चीज़ों की भी बात कर रहा है. तो वो और चीज़ें क्या हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो जिसकी हैबिटेट जो है वो आइसोलेटेड है उसे आइलैंड यहाँ बोला गया है. तो ओशियानिक आइलैंड तो इंक्लूड किए ही गए हैं, साथ साथ में माउंटेन पीक्स भी इंक्लूड किए हैं, क्योंकि वो भी एक टाइप का आइसोलेटेड हैबिटेट होता है स्पीशीज के लिए. तो माउंटेन पीक्स इसमें इंक्लूड होती हैं. इसके अलावा डेजर्ट का कुछ पार्ट है जो आइसोलेटेड है बिल्कुल दूसरी जगह से, तो वो भी आइलैंड में कंसीडर किया जाएगा यहाँ. ठीक है, और आइलैंड बायोजियोग्राफी के बारे में बताया किसने था, तो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा इसके बारे में बताया था और स्टडी की थी. उन्हें बोलते हैं रॉबर्ट मैक आर्थर. तो मैक आर्थर का नाम ज़रूर याद रखना, क्योंकि हमें साइंस में क्या करना होता है, लास्ट नेम ज़रूर याद रखना होता है. तो मैक आर्थर एंड E.O. विल्सन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था आइलैंड बायोजियोग्राफी के बारे में. तो मैक आर्थर एंड विल्सन थे आइलैंड बायोजियोग्राफी के बारे में बताने वाले. अब इसके अकॉर्डिंग बोला क्या गया था, तो इसकी एक थ्योरी थी जो इन दो साइंटिस्ट ने मिलके दी थी. उस थ्योरी का हम डिस्कस कर लेते हैं कि उस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला क्या गया था. चलो तो देखते हैं. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि जो भी नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, क्या है, नंबर ऑफ स्पीशीज किसी भी आइलैंड पे, ऑन एनी आइलैंड. ठीक है, आइलैंड हमने डिस्कस कर ही लिया है कि क्या होता है. तो किसी भी आइलैंड पे जो नंबर ऑफ स्पीशीज होती हैं वो मेनली डिपेंड करती हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं ऑन दी इमिग्रेशन रेट, यानी किस तरीके से स्पीशीज उस आइलैंड को कोलोनाइज करने की कोशिश कर रही हैं, तो इमिग्रेशन पे डिपेंड करता है. एंड उनकी जो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज हैं उस आइलैंड पे उनका एक्सटिंक्शन किस रेट पे हो रहा है. तो इमिग्रेशन एंड एक्सटिंक्शन पे डिपेंड करती है कि स्पीशीज जो है उसका नंबर कितना होगा किसी भी आइलैंड पे. तो आपको मेजरली ये दो चीज़ें ज़रूर याद रखनी है, इमिग्रेशन एंड एक्सटिंक्शन. इन्हीं के बारे में, इन्हीं से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे कि आइलैंड जो है वो एम्प्टी होगा तो क्या होगा, या उसके अंदर कुछ स्पीशीज हैं तो क्या होगा. ठीक है, क्लियर इतनी चीज. नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि अगर कोई आइलैंड, पहले आइलैंड लिख देते हैं, कोई भी आइलैंड अगर एम्प्टी है, खाली है, तो उसके अंदर एक्सटिंक्शन रेट भी लो होगा, लो एक्सटिंक्शन. ऐसा क्यों, क्योंकि वो आइलैंड खाली है तो स्पीशीज के पास बहुत ज़्यादा हैबिटेट्स हैं जिसमें वो इजीली रह सकती हैं, सरवाइव कर सकती हैं. वो अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, मोड ऑफ जो भी उनका फूड है उसे वो सेपरेट कर सकती हैं कंपटीशन से बचने के लिए. तो आइलैंड अगर खाली होगा तो एक्सटिंक्शन भी कम होगी, क्योंकि स्पीशीज के पास काफ़ी सारी हैबिटेट्स हैं सरवाइव करने के लिए, काफ़ी वेराइटी ऑफ फूड है सरवाइव करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपको क्या याद रखनी है कि स्पीशीज अगर बढ़ जाती हैं, अगर स्पीशीज ज़्यादा इनहैबिट कर लेती हैं एक आइलैंड को, तो क्या होगा, स्पीशीज जितना ज़्यादा इनहैबिट करेंगी उतना ज़्यादा एक्सटिंक्शन बढ़ता जाएगा. तो एक्सटिंक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा विद द इनहैबिटेशन ऑफ स्पीशीज.
तो ये जरूर याद रखना है आपको, स्पीशीज ज्यादा बढ़ेंगी तो एक्सटिंक्शन रेट भी बढ़ेगा। किस लिए? क्योंकि स्पीशीज जो है ज्यादा आ रही हैं, हो सकता है कि वो सेम हैबिटेट में रहें, सेम फूड रिसोर्सेज यूटिलाइज करें, तो जो भी एग्जिस्टिंग स्पीशीज है उनके लिए कंपटीशन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। कंपटीशन बढ़ जाएगा तो एक्सटिंक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज ही सर्वाइव करती है एक एरिया में और इंफीरियर स्पीशीज मर जाती है। इसके अलावा एक टर्म यहाँ दी गई थी जिसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम स्पीशीज रिचनेस। अब ये इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होगा? तो इस इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करने के लिए इमिग्रेशन का रेट एक्सटिंक्शन के बराबर होना चाहिए। यानी जितनी स्पीशीज इमिग्रेट कर रही हैं उतनी ही स्पीशीज एक्सटिंक्ट होनी चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम उस पर्टिकुलर आइलैंड पे एस्टैब्लिश हो पाएगा। ये आपको ऐसे भी पता चल रहा है, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर आइलैंड है, यहाँ पे ये कुछ स्पीशीज थी 5, ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ स्पीशीज थी जो मैं यहाँ ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। तो ये जो 5 स्पीशीज थी ये एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई। तो एक्सटिंक्शन हो रहा है 5 स्पीशीज का। अब मान लो 5 और स्पीशीज ऐसी ही, जरूरी नहीं है बिल्कुल सेम हो, एग्जैक्टली सेम, कोई भी स्पीशीज, बस 5 नंबर सेम होना चाहिए। तो ये 5 जो स्पीशीज हैं ये इस एरिया को इनहैबिट कर लेती हैं, यानी इमिग्रेशन हो रहा है 5 स्पीशीज का एंड एक्सटिंक्शन भी 5 स्पीशीज का हो रहा है। बट इन ओवरऑल कंडीशन हम क्या बोल सकते हैं कि जो आइलैंड है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है? 5 ये हुई और 4 ये हैं, तो कितनी हो गई? 9। तो इक्विलिब्रियम है उस आइलैंड पे, यानी एक्सटिंक्शन का रेट एंड इमिग्रेशन का रेट एग्जैक्टली सेम है। इक्विलिब्रियम वाली टर्म बार बार आएगी, इसको हम एक ग्राफ से भी समझेंगे, तो इसके बाद वो ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। चलो, तो ये ग्राफ कैसे बनता है? तो एक ग्राफ है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम बनाएंगे। यहाँ पे लिखा जाता है नंबर ऑफ स्पीशीज जो भी आ रही हैं, ठीक है, और यहाँ है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज का चेंज जो हो रहा है रेट, वो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनता है। इस ग्राफ को ऐसे बनाया जाता है, कर्व्स, 2 कर्व्स होती हैं, एक इमिग्रेशन की और एक एक्सटिंक्शन की। ये इमिग्रेशन की है, ठीक है, और ये एक्सटिंक्शन की है। तो यहाँ इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी। यहाँ पे इस स्पॉट को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हो कि जैसे जैसे स्पीशीज का इमिग्रेशन जो है, एक्सटिंक्शन से देख लेते हैं पहले, जैसे जैसे एक्सटिंक्शन इंक्रीज हो रहा है स्पीशीज का इमिग्रेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है। या आप इसे दूसरे तरीके से देख सकते हो कि जैसे जैसे इमिग्रेशन डिक्रीज हो रहा है एक्सटिंक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो जो दोनों स्पीशीज हैं उनके इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन रेट के अकॉर्डिंग ही पूरा जो आइलैंड बायोजियोग्राफी वाला कॉन्सेप्ट है वो कैरी आउट होता है। क्लियर? नेक्स्ट चीज हमें ये डिस्कस करनी है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इमिग्रेशन या एक्सटिंक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो देयर आर 2 फैक्टर्स, एक है साइज और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द मेन लैंड। मेन लैंड क्या होगा? मेन लैंड वो जियोग्राफिकल एरिया है जहां से स्पीशीज माइग्रेट होके उस आइलैंड पे आ रही हैं। हमेशा किसी भी आइलैंड पे स्पीशीज मेन लैंड से ही आती हैं। जैसे ये मेन लैंड है मान लो और ये आइलैंड है, तो स्पीशीज हमेशा यहीं से माइग्रेट करेंगी, कहीं अपने आप तो आ नहीं जाएंगी, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, आइलैंड और मेनलैंड के बीच में, और आइलैंड का साइज कितना है, बड़ा है छोटा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक्सटिंक्शन और इमिग्रेशन कितना होगा। इसी को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, तो आपको ये याद रखना है कि स्मॉल आइलैंड अगर है, अगर आइलैंड छोटा है तो उसके अंदर एक्सटिंक्शन का रेट ज्यादा होगा, क्योंकि उतनी हैबिटेट्स अवेलेबल नहीं है कि स्पीशीज वहां अच्छे से सरवाइव कर सकें। तो आइलैंड छोटा होगा तो एक्सटिंक्शन रेट ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे फ्यू रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं हैं, एंड
लेस डाइवर्स हैबिटेट है, लेस डाइवर्स, डाइवर्सिटी भी वहाँ कम है स्पीशीज़ की। जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है, मान लो कि स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी अगर कम होगी तो क्या होगा कि हो सकता है कि वो सारी स्पीशीज़ सेम टाइप के फूड को ही खाएं, ठीक है। तो रिसोर्सेज भी कम है, यानी फूड के टाइप्स, वेराइटी भी कम है, और डाइवर्सिटी भी कम है। डाइवर्सिटी कम होगी तो वो स्पीशीज जो होंगी सारे सेम टाइप के रिसोर्सेज को खाएंगी, तो एक्सटिंक्शन का रेट बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर आप लार्ज आइलैंड्स को देखो, ये साइज के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, तो साइज जो है स्मॉल है या फिर लार्ज है। अगर लार्ज आइलैंड की बात करोगे तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक्सटिंक्शन का रेट डिक्रीज हो जाता है। एक्सटिंक्शन कम हो जाएगा क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा है। वहां क्या था, फ्यू रिसोर्सेज थे, यहाँ हाई नंबर ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट है और डाइवर्सिटी भी काफी ज्यादा है, ठीक है, डाइवर्सिटी भी हाई है। क्लियर, ये तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, ज्यादा बड़ा साइज होगा आइलैंड का तो उसके अंदर रिसोर्सेज ज्यादा हैं, वाइड वेराइटी ऑफ फूड अवेलेबल है तो स्पीशीज कुछ भी खा सकती हैं। स्मॉल आइलैंड है तो हैबिटेट के टाइप्स कम होंगे, वेराइटी ऑफ फूड रिसोर्सेज भी कम होंगे, जिसकी वजह से एक्सटिंक्शन रेट यहाँ हाई रहेगा। ये तो हमने साइज के बेसिस पे बात करी। अब हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस के बेसिस पे। तो डिस्टेंस के बेसिस पे एक इफेक्ट होता है जिसे बोलते हैं डिस्टेंस इफेक्ट, डिस्टेंस इफेक्ट। साइज के बेसिस पे एक्सटिंक्शन इफेक्ट करता है, मतलब कि अगर जो हमने अभी बात करी स्मॉल या लार्ज जो आइलैंड है तो वो साइज के बेसिस पे डिस्कस किया था। तो साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा या कम होगा उसके अकॉर्डिंग एक्सटिंक्शन का रेट भी बढ़ेगा या घटेगा। डिस्टेंस इफेक्ट के अकॉर्डिंग मेनली इमिग्रेशन इफेक्ट होता है। तो आपको ये याद रखना है, इमिग्रेशन जो है वो इफेक्ट करेगा बाय द डिस्टेंस जो भी है ऑफ द आइलैंड फ्रॉम द मेनलैंड, मेनलैंड से आइलैंड के बीच का डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस इफेक्ट। और यहाँ इमिग्रेशन इफेक्ट होता है। तो आप ये देखो, अगर आइलैंड ज्यादा आइसोलेटेड है, ज्यादा फार है मेनली, तो क्या होगा, इमिग्रेंट्स का रेट जो होगा, इमिग्रेशन का रेट वो लो हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये तो आपको ऐसे भी पता चल रहा है, ज्यादा दूर अगर आइलैंड है तो स्पीशीज नहीं चाहेगी उस आइलैंड पे जाना, ठीक है, उसे बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज वेस्ट करने पड़ेंगे, तभी जाके वो उस मेनलैंड से उस फार आइलैंड तक पहुंच पाएगी। तो इमिग्रेशन रेट डिक्रीज हो जाता है अगर आइलैंड ज्यादा दूर है तो। अगर आइलैंड पास है तो क्या होगा, तो अगर आइलैंड नियर है टू द मेनलैंड तो क्या होगा, इमिग्रेशन रेट बढ़ जाएगा। वो इजीली वहां इमिग्रेट कर सकती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उस एरिया में, उस आइलैंड पे अगर वो चली गई तो उन्हें फूड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, जो कि हो सकता है मेनलैंड में ज़्यादा स्पीशीज की प्रेजेंस की वजह से उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। तो इमिग्रेशन का रेट बढ़ जाता है अगर आइलैंड ज़्यादा पास हो, और अगर दूर होता है तो इमिग्रेशन का रेट डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट इक्विलिब्रियम की फॉर्म में देख लेते हैं कि क्या चीज अफेक्ट होती है और कैसे इफेक्ट होती है। तो आपको याद रखना है कि अगर आइलैंड लार्ज है तो उसके अंदर लार्ज ही इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, इसे ग्राफ से भी समझ लेते हैं। इक्विलिब्रियम जो होगा वो भी लार्ज होगा, यानी नंबर ऑफ स्पीशीज का जो इक्विलिब्रियम है वो ज्यादा है, ठीक है। किस वजह से, तो इसका रीजन भी देख लो एक बार। रीजन ये है कि इमिग्रेशन लार्ज आइलैंड्स पे ज्यादा होता है, अभी डिस्कस किया हमने, इमिग्रेशन ज्यादा होता है एंड एक्सटिंक्शन लो होता है। एक्सटिंक्ट कम हो रही हैं स्पीशीज, इमिग्रेट ज्यादा कर रही हैं तो इक्विलिब्रियम बढ़ जाएगा, ठीक है। बट अगर स्मॉल स्पीशीज है तो उसके लिए क्या, स्मॉल आइलैंड है, सॉरी, तो स्मॉल आइलैंड है तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ आइलैंड भी लिख लेती हूँ, कंफ्यूज मत होना, इधर भी लिख लेते हैं। अगर स्मॉल आइलैंड है तो उसका लो इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम लो होने का क्या रीजन है, क्योंकि इमिग्रेशन जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि छोटा है आइलैंड तो इमिग्रेशन कम हो जाएगा, इमिग्रेशन डिक्रीज हो जाएगा और एक्सटिंक्शन बढ़ जाएगा,
ठीक है, जिसकी वजह से लो इक्विलिब्रियम वहां आएगा। इसे एक ग्राफ की मदद से समझ लेते हैं। तो ये ग्राफ है मान लो हमारे पास, यहाँ हम लिखते हैं नंबर ऑफ स्पीशीज और यहाँ लिखते हैं रेट ऑफ इमिग्रेशन या फिर रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, दो ग्राफ बनेंगे, एक लार्ज आइलैंड के लिए, एक स्मॉल आइलैंड के लिए। सिमिलरली इमिग्रेशन का हो गया है, एक्सटिंक्शन का भी बना लेते हैं, ये एक्सटिंक्शन का बन गया। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या याद रखना है, ये है लार्ज आइलैंड और यहाँ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इमिग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं। ये दोनों लाइंस जो इस साइड से आ रही हैं लेफ्ट हैंड साइड से, वो इमिग्रेशन के लिए हैं और जो उधर से आ रही हैं वो दोनों एक्सटिंक्शन के लिए हैं। ठीक है, ये दोनों एक्सटिंक्शन वाली लाइंस हैं। ये है लार्ज आइलैंड और ये है स्मॉल आइलैंड। ठीक है, और यहाँ आएगा स्मॉल आइलैंड। तो लार्ज एंड स्मॉल आइलैंड्स का इमिग्रेशन रेट हमने एक साइड प्लॉट किया है और लार्ज और स्मॉल आइलैंड का एक्सटिंक्शन का रेट हमने एक साइड प्लॉट किया है। अब यहाँ आप अगर देखोगे तो ये वाली चीज जो है ये स्मॉल आइलैंड के लिए है और ये वाली चीज जो है ये लार्ज आइलैंड के लिए है, दिख रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम है स्मॉल आइलैंड के लिए और ये वाला इक्विलिब्रियम है लार्ज आइलैंड के लिए। तो आप देख पा रहे हो कि लार्ज आइलैंड जो है उनका लार्जर इक्विलिब्रियम है, लार्जर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये वाली वैल्यू लार्ज है इसके कंपैरिजन में। क्लियर हुई ये वाली बात। तो लार्जर आइलैंड्स में ज्यादा इक्विलिब्रियम होता है एज कंपेयर टू स्मॉलर आइलैंड्स। अब चलो, अब साइज के बेसिस पे हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस के बेसिस पे। तो डिस्टेंस के बेसिस पे आपको याद रखना है कि नियर वाले आइलैंड्स जो होते हैं, पास वाले आइलैंड्स, उनके अंदर ज्यादा इक्विलिब्रियम होता है, लार्जर इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्योंकि वो नियर है आइलैंड तो उसके अंदर इमिग्रेशन ज्यादा होगा। क्लियर, एंड एक्सटिंक्शन जो होगा वो कम होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर फार आइलैंड है तो ज्यादा दूर अगर आइलैंड होगा तो क्या होगा, उस केस में इक्विलिब्रियम कम होगा, तो लोअर इक्विलिब्रियम उस केस में होगा। किस लिए, सेम रीजन, इमिग्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, इमिग्रेशन कम होगा क्योंकि आइलैंड दूर है, बट एक्सटिंक्शन ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, स्पीशीज मरेंगी तो सही ना। ठीक है, क्लियर ये वाली चीज। इसका भी हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं कि कैसा दिखता है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, सिमिलर ग्राफ बनेगा, नंबर ऑफ स्पीशीज एक साइड आप लिख रहे हो, रेट ऑफ इमिग्रेशन आप दूसरी साइड लिखोगे, रेट ऑफ इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन कुछ भी हो सकता है, दोनों ही हो रही हैं वैसे तो, एक्सटिंक्शन। ठीक है, दो ग्राफ्स बना लेते हैं, एक साइड इमिग्रेशन वाले, ये इमिग्रेशन वाले हैं, और दूसरी साइड एक्सटिंक्शन वाले, ये एक्सटिंक्शन वाले हैं। ठीक है, इसमें भी दो इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स बनेंगे, ये वाला जो होगा ये नियर के लिए होगा, तो ये वाला भी नियर आइलैंड है। ठीक है, और ये जो लाइन इसे कनेक्ट कर रही है इधर, ये भी नियर आइलैंड है। और ये वाला जो होगा ये फार आइलैंड के लिए, तो फार आइलैंड लिख देते हैं इस साइड, और दूसरी साइड भी हम फार आइलैंड लिख लेंगे। ठीक है, तो ये फार के लिए, ये नियर के लिए है, तो आप देख पा रहे हो नियर वाले का इक्विलिब्रियम ज्यादा है एज कंपेयर टू फार वाला आइलैंड। क्लियर। तो हमने आज ये चीजें डिस्कस कर ली हैं कि जो आइलैंड होता है वो डिस्टेंस, जो भी रेट ऑफ इमिग्रेशन एंड रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है, इट डिपेंड्स ऑन टू मेजर फैक्टर्स। वन इज द साइज ऑफ द आइलैंड, वेदर द आइलैंड इज लार्ज और स्मॉल, एंड नेक्स्ट वन इज द डिस्टेंस फ्रॉम द mainland, वेदर द आइलैंड इज नियर टू द mainland और फार फ्रॉम द mainland। क्लियर।
तो हमने आइलैंड बायोजियोग्राफी का मेजर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है आज। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस नेट में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपको भी इकोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये आप एमफिल करोगे, पीएचडी करोगे तो उसके कोर्स वर्क में भी पूछा जाता है। ये कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं उसे जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। Thank you so much.